नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्कूल व्याख्याता के लिए भारतीय इतिहास की हमारी सीरीज चल रही थी और आज हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, सेशन नंबर 8। यानी कि इस टॉपिक के ऊपर हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले इसकी मैं भूमिका आपके माइंड में बना देना चाहता हूँ। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से पहले पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ से जो भी बातें हैं जो हमें नोट्स में नोट करनी है, वो फिर हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में एक एक बात मैं आपको लिख के समझाऊंगा कि ये बातें काम की है। लेकिन पहले अगले 10 मिनट तक आपको मेरी बातों को केवल सुनना है, फिर 5 मिनट का काम है बाकी। ठीक है, आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रक्त रंजित अध्याय। 13 मार्च 1940 लंदन, और लंदन के कैक्सटन हॉल में एक प्रोग्राम चल रहा था और वहां पर अचानक से एक व्यक्ति पहुंचता है मंच के ऊपर, और उस व्यक्ति के हाथ में थी पिस्तौल। और उसी कार्यक्रम में मौजूद था एक व्यक्ति जिसका नाम था माइकल ओ डायर। और जिस व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल थी, अचानक से वो पिस्तौल को निकालता है और माइकल ओ डायर को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उसकी आंखों में एक संतुष्टि थी, जैसे बहुत समय पहले उसने कोई मिशन बनाया हो और आज वो पूरा हो गया है गोली मारने के बाद। और गोली मारने के बाद वो वहीं पे मौजूद रहा। ऐसा नहीं कि गोली मार के कहीं भाग गया हो, बिल्कुल वहीं पे कैक्सटन हॉल में मौजूद रहा। तो कौन था ये व्यक्ति जिसने माइकल और डायर को गोली मारी, और क्यों मारी? इसके पीछे का क्या घटनाक्रम है, इसके पीछे की क्या कहानी है, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को ये अमृतसर पंजाब में हत्याकांड हुआ। कब हुआ आपको समझ में आ गया, कहाँ हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। भाई अमृतसर पंजाब में हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के लॉजिक को हमें पहले समझना है। और इस 1919 के हत्याकांड का संबंध इस 13 मार्च 1940 कैक्सटन हॉल लंदन से क्या संबंध मिलता है, ये सारी बातें अगले 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। शांतिपूर्वक आप इस कहानी को आप सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है जी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ सेशन नंबर 7 की बात। 8 हम शुरू कर रहे हैं। सेशन नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था? रोलेट एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। काला कानून इसको कहा गया। और जब ये कानून लागू किया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश भर में आवाज उठाई गई, सत्याग्रह शुरू किए गए, जिसको हमने क्या कहा? रोलेट सत्याग्रह कहा। गांधी जी की भूमिका यहाँ से शुरू होती है। ये देखिए, रोलेट एक्ट क्या है, मैं वापस से संक्षिप्त में बता देता हूँ कि शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो और उसको गुप्त अदालत के माध्यम से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था इस कानून में। इसका विरोध हुआ, काला कानून इसको कहा गया। इसको बोलते हैं ना कि भाई ना कोई अपील, दलील, वकील का कानून, कि भाई आप अपनी बात का पक्ष भी यहाँ पे नहीं रख सकते। तो इसके विरोध में क्या किया गया? रोलेट सत्याग्रह देश के विभिन्न कोनों में शुरू किया गया। याद कीजिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और पंजाब में रोलेट एक्ट का जो विरोध था वो तीव्र था। अब मैं लेके चल रहा हूं आपको पंजाब में। पंजाब, और पंजाब में थे 2 लीडर। ये दोनों लीडर का नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। नाम क्या आता है? एक का नाम है दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और दूसरा नाम आता है डॉक्टर सत्यपाल। चिंता मत करना, लिखने की टेंशन मत लेना, ये मैं केवल अभी चित्रों के माध्यम से क्लास को थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि स्टोरी आपके माइंड में रहे, सब कुछ आगे लिखा हुआ है, बस 10 मिनट सुनते रहें। तो ये पंजाब के दो लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लीडर को पंजाब में किया जाता है दोस्तों गिरफ्तार। और ये घटना कब की है? अभी हम देखिए 13 अप्रैल तक पहुंचेंगे कि हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन इससे पहले का घटनाक्रम भी हमें पता होना चाहिए। भी डायरेक्ट हत्याकांड थोड़ी हुआ, 5-10 दिन पहले से कुछ ना कुछ इवेंट घटित यहाँ पे हुए होंगे, कुछ घटनाएं घटित हुई होगी, तो उनको समझिए आप। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 10 अप्रैल को इन दो लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी के ऊपर पंजाब में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर उसके बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो हमारे 3 लीडर गिरफ्तार हो चुके हैं, गांधी जी और पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अब आपको नहीं लगता कि ये लीडर हो चुके हैं गिरफ्तार? अब इनकी गिरफ्तारी का विरोध जनता के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो जो कमिश्नर आवास था वहां पे जनता पहुंचने लगी बड़ी संख्या में, भगदड़ जैसा माहौल हो गया और वहां पे भारतीयों के ऊपर भाई लाठियां भी बरसाई गई, अत्याचार किए गए, अमानवीय अत्याचार किए गए। तो इस प्रकार से जनता ने इनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और मांग की कि हमारे लीडर्स को मुक्त किया जाए। तो ये घटनाक्रम है, लगभग ये 10 अप्रैल तक का ये घटनाक्रम है, 10-11 अप्रैल तक का। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 अप्रैल तक इनकी गिरफ्तारी हुई। फिर 11 अप्रैल को दोस्तों पंजाब में मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि मार्शल लॉ क्या है? यह है दोस्तों सेना का शासन। और इसी के साथ पंजाब में ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब यहाँ पे कोई भी जनसभाएं वगैरह नहीं होगी। टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं, 2 महत्वपूर्ण किरदारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक का नाम है माइकल ओ डायर और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पे जनरल आर डायर। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, दोनों के नाम में डायर है, लेकिन भैया एक माइकल है, एक है जनरल आर डायर। माइकल ओ डायर कौन है? यह है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका काम होता है कि प्रशासनिक नीति तैयार करना। और ये है जनरल आर डायर, जो कि पंजाब की सेना का क्या है, जनरल है, ब्रिगेडियर जनरल आप इसको बोल सकते हो। इसका काम है जो इसने योजना बनाई उसको लागू करवाना। आ गई बात समझ में? जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसकी योजना इसने बनाई थी, भाई गोली चलाने के आदेश इसने दिए थे और गोलियां इसने चलवाई थी। तो ये दोनों नाम आगे आने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आ गई बात समझ में? तो ये लीजिए साहब, 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया। काम की बात ये है जो आपको ध्यान में रखनी है, मार्शल लॉ लागू हुआ, उसकी घोषणा केवल ऑफिशियली तौर पे की गई। भाई जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस था, उसकी दीवार पे नोटिस चिपका दिया कि भाई अब आज से जनसभाएं वगैरह करना मना है, प्रतिबंध है। कोई भी अगर जनसभा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात जन सामान्य तक नहीं पहुंची थी, केवल बस एक हाँ आदेश जारी कर दिया। लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और होगी तो भी 2, 5, 10, 20 लोगों को पता होगा। बड़ी संख्या में लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ मार्शल लॉ लागू किया गया है पंजाब में। ठीक है, अब वापस से मैं आपको पीछे लेके आता हूँ। भाई इनकी गिरफ्तारी हो गई, 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू हो गया। अब जनता अपने लीडर्स को छुड़ाने की योजना बनाएगी। मैं बात कर रहा हूँ 12 अप्रैल 1919 की। वहां पे क्या होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह पे आते हैं और वो कहते हैं कि हम 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, ये बगीचा टाइप से आप बोल दो, कि वहां पे हम मीटिंग करेंगे। और उसी दिन क्या था दोस्तों, बैसाखी का पर्व भी था। बैसाखी क्या है? ये पंजाब का एक त्योहार है। ठीक है, और त्योहार में, फेस्टिवल में हम एक जगह आते हैं, मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो वैसे ही 12 अप्रैल को ये डिसाइड कर लिया था वहां पे कि हम 13 अप्रैल को मिलेंगे। चलो ठीक है, डिसाइड हो गया। फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में
ये सब लोग आते हैं, देखिए आप, ये इस तरह से गैदरिंग होती है, महिलाएं पुरुष बच्चे सब वहां पे रहते हैं, भाई त्योहार है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम त्योहार के साथ साथ, बैसाखी का दिन तो है ही, हम वहाँ पे एक शांतिपूर्ण सभा का भी आयोजन करेंगे और हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे कि जो हमारे जो लीडर गिरफ्तार हैं उस पर हम विरोध प्रकट करेंगे, तो उस पर क्या कार्यवाही करनी है। बात ठीक है। और इन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि भी जनसभा करने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अब 13 अप्रैल का समय आता है और यहाँ पे दोस्तों जो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में, ऐसा कहते हैं कि लगभग 20,000 लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए लगभग 20,000 लोग यहाँ पे जमा हुए। और ये रहा दोस्तों मौत का पिंजरा, ये रहा जलियांवाला बाग का मैप, जिसमें आप देखोगे चारों तरफ ऊंचे मकान दीवारें, ठीक है। और केवल एंट्री का एकमात्र ये रास्ता, और वो भी 4-5 फीट का। यहाँ से लोगों ने एंट्री ली और यहाँ पे गैदरिंग है और लगभग 20,000 लोग हैं। निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, निकलेंगे तो केवल इसी रास्ते से। समझ गए आप। अब हुआ क्या, जो पंजाब का जो ब्रिगेडियर जनरल था, सेना का जनरल था, जनरल आर डायर, उसके पास सूचना पहुंचती है कि वहां पे लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जनरल आर डायर अपने साथ कुछ कहते हैं कि भाई 50 सैनिक लेके आता है, कुछ किताबें 100 कहती है, तो आप लगभग मान लो कि भी अपने साथ एक तोप लेके आता है और 50 से 100 सैनिक अपने साथ लेके आता है। तो ये जो मार्ग है ना जहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ पे लगाई जाती है एक तोप, यहाँ पे लगाई जाती है बंदूकें फायरिंग करने के लिए। इस रास्ते को कर दिया यहाँ से ब्लॉक। अब आदमी कहीं से भी भाग नहीं सकता, अब वो रहेगा इसके अंदर ही। जनरल आर डायर यहाँ पे इस बाग में पहुंच जाता है और यहाँ से बिना चेतावनी के फायरिंग करना शुरू कर देता है। रक्तपात बिना चेतावनी के, 1650 राउंड फायरिंग। अब आप समझ लीजिए, कोई चेतावनी नहीं, डायरेक्ट गोलीबारी, गोलियां चलती है और लगातार चलती है 1650 राउंड। आप देखिए जब भी गोली चलानी होती है पहले चेतावनी दी जाती है, ऊपर फायर किया जाता है, और फिर भी अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो फिर गोलियां चलती है विषम परिस्थिति में। जबकि यहाँ पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे, कोई ऐसा माहौल नहीं था कि अहिंसा वाला कोई माहौल हो, कोई सिचुएशन हो, कोई यहाँ पे योजना बनाई जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद यहाँ पे बिना चेतावनी के 1650 राउंड फायरिंग की जाती है। भारतीयों के ऊपर गोलियां लगातार चलाई जाती है, ढूंढ ढूंढ के उनको मारा जाता है अगले 2-3 घंटे तक। और वहीं पे दोस्तों जलियांवाला बाग में कुआं भी बना हुआ था वहां पे। ऐसा कहते हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद जाते हैं, और जब अगले दिन इस कुएं में से शव निकाले जाते हैं तो लगभग 120 से भी अधिक शव कुएं के अंदर से निकाले जाते हैं, तड़पते घायल। और वहां पे आप देखेंगे दीवारों पे आज भी आपको गोलियों के निशान मिलेंगे, आज भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये फायरिंग की जाती है और फिर इसको, इसकी आलोचना पूरे देश भर में होती है। गांधी जी ने नाइटहुड की उपाधि, सरोजनी नायडू ने नाइटहुड की उपाधि यहाँ पे, सॉरी नाइटहुड नहीं, केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी जाती है इनके द्वारा। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम होता है दोस्तों। उसके बाद ब्रिटेन में क्या होता है, जनरल आर डायर के द्वारा जो ये गोलियां चलवाई गई उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, एक तलवार भी दी जाती है। लेकिन भारत में लगातार इस बात का विरोध चल रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, वो यही कहते हैं कि भाई जनरल आर डायर ने अपने कर्तव्य का पालन किया, हालांकि हम मानते हैं कि थोड़ा कठोरता से किया, लेकिन उसकी नौकरी छीन लेते हैं, उसकी नौकरी छीन ली जाती है लेकिन उसको सजा दी नहीं जाती है। समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद वहां पे जांच होती है, तो ब्रिटिश सरकार ये कहती है कि कितने लोग मारे गए, 379,
जबकि संख्या 1000 प्लस थी। वास्तविकता की अगर हम बात करें, जो भारतीय अनुमान थे और जो सरकारी आंकड़े थे, भी सरकार अंग्रेजों की थी, तो उनके अकॉर्डिंग इतनी मौतें हुई। ठीक है, तो फिर ये ब्रिटेन का शर्मनाक रवैया, हत्यारे का सम्मान किया गया दोस्तों। हंटर कमीशन बनाया अंग्रेजों ने, और हंटर कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि जनरल आर डायर निर्दोष हैं, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। जबकि भारत में फिर कांग्रेस ने भी एक तहकीकात कमेटी का गठन किया गया, और उसके तहत आर डायर को दोषी करार दिया गया भारत में। और ये देखिए, इस प्रकार से ये तलवार भी, सम्मान की तलवार, जनरल आर डायर को ब्रिटेन के द्वारा भेंट की गई। तो ये इस तरीके से फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और फिर कुछ कथन भी दिए गए कि दीनबंधु एंड्रयूज ने, वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा, लाला लाजपत राय ने क्या कहा, कि यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा लाला लाजपत राय ने? याद करिए, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुई थी, इसीलिए इन्होंने कहा कि सुधारों के लिए नहीं, इस हत्याकांड के लिए इसको याद किया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, जय हिंद। तो ये था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि क्या था, क्या हुआ। अभी कहानी बाकी है 13 मार्च 1940 की। उससे पहले अब हम टॉपिक पे चलते हैं, हमारे नोट्स फॉर्मेट पे चलते हैं, क्योंकि कहानी से परीक्षा क्रैक नहीं होगी। अब हम चलते हैं तथ्यों पे दोस्तों। ठीक है, आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहली बात, कब हुआ? मेरे ख्याल से अब आपको पता है, 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ। कहाँ हुआ साहब? अमृतसर, पंजाब में हुआ। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया है। मैंने भी थोड़ी देर पहले पूरी स्टोरी समझाई कि भी जनसभा पे प्रतिबंध लग गया था, और कैसे हुआ, उसके पीछे के जो किरदार हैं, माइकल ओ डायर, जनरल आर डायर, उन्होंने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया, ये दोनों बातें हम समझ चुके हैं। आइए हम नोट्स के फॉर्मेट में चलते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह हुआ, आंदोलन पंजाब में तीव्र हुआ, और ये दो लीडर, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्होंने पंजाब में नेतृत्व संभाला दोस्तों, है ना। क्या संभाला भैया? नेतृत्व संभाला इन्होंने पंजाब में। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? 4 अप्रैल, पहले के घटनाक्रम को समझा रहा हूँ। 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी पर पंजाब पे प्रतिबंध लग गया। फिर उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल, याद करिए, रोलेट एक्ट में पढ़ाया था, हड़ताल की घोषणा की थी गांधी जी ने, और फिर देश भर में हड़तालें की थी, सबने अपनी दुकानें वगैरह बंद की थी, लास्ट वाली क्लास में भी बताया था। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को सत्याग्रही साप्ताहिक समाचार अखबार के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई, लोगों को जगाया गया। फिर उसके बाद 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, पलवल में भेज दिया। पलवल कहाँ पे आता है? हरियाणा में। ये तारीखें याद नहीं करनी है, ये एक दिमाग में आपके पिक्चर क्लियर हो इसलिए बताया जा रहा है ना। आप रटने लग जाओ कि 4 को क्या हुआ, 6 को क्या हुआ। तारीख आपको ये याद करनी है कि हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना, ये तो एक रूपरेखा है। फिर गांधी जी गिरफ्तार हो गए। फिर उसके बाद 10 अप्रैल को सैफुद्दीन और सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया, है ना, क्योंकि ये लीडर के रूप में उभर रहे थे पंजाब में, ये नेतृत्व संभाल रहे थे कि भाई पकड़ो इनको, डालो अंदर। 10 अप्रैल तक ये हो गया। फिर उसके बाद कमिश्नर आवास की तरफ भीड़ होने लगी। वहां पे एक पुल आता है दोस्तों, जहाँ पे कमिश्नर आवास था पंजाब में, होलगेट पुल। तो वहां पे गोलीबारी हुई, आंदोलन उग्र हुआ। तो वहां पे क्रांतिकारियों ने भी रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी, तो वहां पे कुछ अंग्रेजों पे भी हमला हुआ, अंग्रेज भी यहाँ पे घायल हुए। ठीक है ना, भी रिएक्ट तो करेगा ना आदमी, जब उन पे डंडे चलेंगे तो फिर वो भी। तो इस प्रकार से हुआ। फिर उसके बाद 11 अप्रैल 1919 में मार्शल लॉ लागू हुआ। मार्शल लॉ क्या होता है? सेना का शासन। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, पंजाब सेना का जनरल या ब्रिगेडियर जनरल, जनरल आर डायर, कंफ्यूज मत होना, माइकल ओ डायर अलग है,
जनरल आर डायर अलग है, पंजाब इसी के हवाले था। जनरल आर डायर योजना बनाने वाला ये था, गोलियां इसने इसने चलवाई और चलाई इसने, है ना। जनरल आर डायर दोनों दोषी थे ये। फिर उसके बाद जनरल आर डायर जनसभा करने पर इसने रोक लगा दी, ऑफिशियली रूप से कहा जन सामान्य तक पहुंची नहीं बात, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। फिर उसके बाद दोस्तों 12 अप्रैल 1919 को हंसराज ने हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग की। अब आप समझिए इस बात को, भाई 13 अप्रैल को एक सभा मीटिंग का आयोजन करना था, तो उससे पहले भी योजना बनानी पड़ेगी ना। तो 12 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया, कहाँ पे, हिंदू सभा स्कूल में। और इसकी अध्यक्षता की थी हंसराज नामक कोई व्यक्ति था। इसने कहा कि हम 13 अप्रैल को मिलेंगे, ठीक है। और 13 अप्रैल को ही क्या था दोस्तों, बैसाखी पर्व पर्व भी था। ये रहा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व, और ये क्या है, पंजाब का त्योहार है। और यहाँ पे जलियांवाला बाग में सभा की गई, लगभग 20,000 व्यक्ति यहाँ पे आए। क्यों आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाई ये 20,000 लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए, क्योंकि इनके लीडर गिरफ्तार हो चुके थे, उसका विरोध इनको प्रकट करना था, अपने लीडर्स को रिहा इनको करवाना था। और लीडर कौन थे, सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल और गांधी जी। तो ये विरोध प्रकट करने के लिए ये 13 अप्रैल को यहाँ पे आ गए। जनरल डायर को पता चल गया, ये लो साहब, डायर 50 सैनिकों के साथ, कहीं पे 100 भी मिल सकते हैं, है ना, टेंशन मत लेना, कहीं पे 90 भी मिल जाएंगे। बिना चेतावनी के गोलीबारी, गलियों में भारतीयों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। फिर उसके बाद ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 20,000 पौंड का इनाम दिया गया। जनरल आर डायर को तलवार गिफ्ट की गई, और क्या कहा गया उसको, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जनरल आर डायर को। फिर विरोध हुआ इस बात का, तो फिर जनरल आर डायर की नौकरी गई, लेकिन सजा नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है। एक आपने नाम सुना होगा हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं, इस हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। ये बात किसने कही, इन्होंने कही, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा, 13 अप्रैल 1919 को क्या कहा, काला दिन कहा दोस्तों। और दीन बंधु एंड्रयूज ने क्या कहा, जानबूझकर की गई हत्या है ये। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जानबूझकर की गई थी हत्या, लग तो ऐसे ही रहा है, ठीक है जी। अब देखिए इस नरसंहार के बाद क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस से लौटा दी। सरोजनी नायडू ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी लौटा दी साहब, कि हमें भी नहीं चाहिए। ये केसर हिंद की उपाधि याद करिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने इनको ये उपाधि दी थी केसर हिंद की, लौटा दी वापस से। वैसे ही दोस्तों शंकर नायर ने गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो ये 3-4 बातें भी आप ध्यान रखें। जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद इस प्रकार से इन्होंने वापस कर दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु क्या हुआ देखिए, अब देखिए हत्याकांड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा आयोग गठित किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, हंटर आयोग। कितने सदस्य थे इसमें, 8 सदस्य थे, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें से 3 तो भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। अब इन अंग्रेजों को तो छोड़ दो, लेकिन भारतीयों के नाम देख लेना। कौन से, पहले हैं चमनलाल, दूसरे हैं जगत नारायण, और तीसरे हैं साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 सदस्य, ये 3 भारतीय थे, टोटल 8 सदस्य थे। और इस हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि 379 मारे गए, 1200 लगभग घायल हुए। और इस हंटर आयोग ने ही जनरल आर डायर को क्या कहा
कि उसने ये सब अपने कर्तव्य के लिए किया था, अपने कर्तव्य का उसने पालन किया था। हालांकि हम ये मानते हैं कि कठोर रूप से उसने पालन किया, ये गलत है थोड़ा, लेकिन अपने कर्तव्य का ही पालन किया था और उसको क्या कहा, निर्दोष है साहब। तो ये हंटर आयोग से जुड़ी हुई 4-5 जो बातें हैं ना, ये मैंने एक ही स्लाइड में नोट कर दी है यहाँ पे। आ गई बात समझ में? ये तो बात हुई ब्रिटिश सरकार की। अब भारत में भी तो जांच होगी भाई, अंग्रेज तो अपने पक्ष की बात रखेंगे, तो इस हत्याकांड की जांच के लिए भारत में कांग्रेस ने मदन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। ये 7 जून 1919 की बात है। इसमें 9 सदस्य थे और इसमें क्या कहा गया कि भाई इस घटना के लिए क्या है, डायरी जिम्मेदार है। तो ये ध्यान रखना कि भारत में मदन मालवीय की अध्यक्षता में गठन हुआ था। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी। देखो, हंटर आयोग बना अक्टूबर 1919 में, जबकि भारत में जून में ही बना दी थी ये, जून 1919 में। ये जितनी भी बातें देखिए मैंने अलग अलग पॉइंट के रूप में किया है, तो मतलब ये नोट्स वाली बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहले मैंने पूरी स्टोरी समझाई, फिर यहाँ से एक एक बात को मैंने पॉइंट के रूप में आपको बताया कि ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए हर जगह मैंने इस तरह से अलग अलग पॉइंट में डिफाइन कर दिया है ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है साहब, समितियों का भी गठन हो गया। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, इस हत्याकांड को क्या कहा, कत्लेआम कहा जिन्ना ने। तो ये था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी एक पॉइंट हमारा बाकी है। और वो पॉइंट बाकी क्या है, मैं वापस से आपको लेके आता हूँ। 13 मार्च 1940, क्या था ये, लंदन कैक्सटन हॉल, रिवॉल्वर पिस्तौल हाथ में और माइकल ओ डायर को गोली मारी गई। कौन था ये, इस पे हम बात करेंगे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए लगभग स्कूल व्याख्याता का जो आपका सिलेबस है भारतीय इतिहास का, उसकी हमारी क्लासेस चल रही है और ये कई क्लासेस मेरी हो चुकी है। अब आप इन क्लासेस में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करिए। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं उनके सभी के मल्टीपल टेस्ट आपको मिल जाएंगे 55 में। 55 रुपये में ये जितने भी टॉपिक हैं आपके, ये देखिए सारे टॉपिक, इनके सभी के टेस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे स्तर के। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से फर्स्ट ग्रेड दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर क्लिक करना टेस्ट सीरीज पे, और एक वीडियो कोर्स का लिंक सेक्शन मिलेगा आपको, जिसमें से आपको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, फिर इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो उस पर क्लिक कर लेना, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अरेंज मिलेंगे एप्लीकेशन पे। और वहीं पे कंटेंट सेक्शन में एक यूट्यूब क्लास पीडीएफ का एक फोल्डर मिलेगा, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, यूट्यूब क्लास पीडीएफ। और फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर लेना, कई विद्यार्थियों को मिलता नहीं है, तो आप मुझसे इस नंबर पे बात कर लेना, आपको प्रोसेस बता देंगे कि फ्री पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। आ गई बात समझ में? और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का टेस्ट आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो आज आप टेस्ट भी देंगे क्लास देखने के बाद। ठीक है, टॉपिक को पूरा करते हैं। आ जाओ सर, ये रहा। अब आ जाते हैं 13 मार्च 1940 को क्या हुआ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उस बाग में एक व्यक्ति जिंदा रहा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी। उसने सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा, और उस व्यक्ति का नाम था उधम सिंह।
उधम सिंह, ये जिंदा रहा 13 अप्रैल 1919 के दिन। और उसने जो नरसंहार हुआ था वो पूरा लाइव इन्होंने देखा, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। और उसी दिन इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे माइकल ओ डायर को मारना है। अब आप कहेंगे माइकल ओ डायर कौन है? ये रहा, इसी ने तो योजना बनाई थी और गोलियां इसने चलवाई थी, जनरल आर डायर ने। अब देखो सर, बात को समझो। 1940 में इन्होंने गोली चलाई लंदन में जाके। और ये घटना कब घटित हुई? 1919 में। बदला लेने में कितने साल लगे? लगभग 21 साल का गैप आ गया। गरीब गरीब थे, गरीब परिवार से थे, डायरेक्ट लंदन नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्होंने कई देशों में घूमते हुए घूमते घूमते ये लंदन पहुंचे 1933 में। और वहाँ पे 2-4 साल इन्होंने काम किया, रिवॉल्वर खरीदी, कारतूस खरीदे, और इनको मौका मिला 1940 में। ऐसा नहीं है कि पहले इनको मारने का मौका नहीं मिला, मौका मिला, लेकिन ये पब्लिक में मारना चाहते थे, सबके सामने मारना चाहते थे। तो इनको ये मौका मिला 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में, जहाँ पे एक प्रोग्राम होना था। और वहाँ पे उधम सिंह पहुंचे और पिस्तौल निकाली और वहाँ पे इनको गोली मारी। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि जब ये गोली मारने के बाद जो उधम सिंह का जो आंखों में जो था वो प्रतिशोध की ज्वाला इनकी शांत हुई, आंखों में एक संतुष्टि थी, जैसे बहुत बड़ा मिशन इनका पूरा हुआ। फिर इन्होंने, ये भागे नहीं वहां से, गोली मारने के बाद गिरफ्तार इनको किया गया और फिर इनको फिर वापस लंदन में ही फांसी दी गई 2-4 दिन के बाद। तो ये थे दोस्तों उधम सिंह। तो आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? यही थे, जिन्होंने पूरा नरसंहार देखा और फिर इन्होंने माइकल और डायर को गोली मारी लंदन में जाके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब गांधी जी चलाएंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन। उम्मीद है क्लास आज की आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। कमेंट्स करने में कंजूसाई ना करें। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हालांकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि रेगुलर क्लास में नहीं लेता हूं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक क्लास दी जाए ताकि जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाए। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें बाकी विद्यार्थियों के साथ भी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अब गांधी जी करेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, धन्यवाद।